हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानम एजुकेशन के अंतर्गत। और आइए हम कंपटीशन के दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, परिचर्चा के साथ। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम मुख्य रूप से जो है संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। संघीय कार्यपालिका जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक जिसका वर्णन किया गया है कि भारत की संघीय कार्यपालिका कैसी होगी, यानी कि केंद्र सरकार। उसके अंतर्गत भी जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा, जो हमारा मुख्य विषय होगा, जो हमारा मेजर विषय होगा, वो होगा खास करके राष्ट्रपति, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न कंपटीशनों में, सिविल सर्विसेज में, बैंक एसएससी रेलवे में, बीएड एंट्रेंस में, यूजीसी नेट में, यूपीपीएसआई में, तमाम कंपटीशनों में, खास करके मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़ दीजिए तो ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक हर एक एग्जाम में जो भारत का प्रथम नागरिक है यानी कि राष्ट्रपति, उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और उन्हीं प्रश्नों को हम आज अपने इस वीडियो के लेक्चर में समाहित करेंगे और प्रयास करेंगे कि निश्चित है कि आप उससे कहीं न कहीं लाभान्वित होंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था को देखते हैं तो खास करके राष्ट्रपति की भूमिका सर्वप्रथम अनुरेखित किया जा सकता है और उसी के संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और वहीं आगे अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 53 याद रखिएगा। लेकिन चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है, इसलिए अनुच्छेद 53(3) के तहत राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री करता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, अनुच्छेद 54 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 54 में खास करके राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से आप याद रखिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और प्रणाली की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत के अनुसार होता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं, कई बार पूछा भी गया है विभिन्न कंपटीशनों में, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग हैं भाग लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप जानिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ एक वर्ड आप विशेषतर ध्यान रखिएगा, सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य सिर्फ, ठीक। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। जब हम संसद की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं, संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसको याद रखिएगा। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और अभी 17वें संविधान संशोधन, इसमें दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य जोड़े गए हैं। और अभी हाल ही में 2 केंद्र शासित राज्यों का गठन और हुआ है, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है,
तो इसको भी अब जोड़ा जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक, तो याद रखिएगा, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसके साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 17वें यानी 70 संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ठीक, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 56 जो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है मुख्य रूप से, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी अर्हताओं का वर्णन किया गया है कि उसकी आयु 35 वर्ष का हो, वो भारत का नागरिक हो, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में वह निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, ETC इत्यादि। इसको और विस्तार से आप पढ़िएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो उसमें अनुच्छेद 60 जो खास करके राष्ट्रपति के शपथ से जुड़ा हुआ है। ठीक, उसमें शपथ के बारे में बताया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट बिंदु है अनुच्छेद 61 जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है कि किसी भी कदाचार के मामले में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। वो संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में महाभियोग स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक, तो अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में, और यहाँ थोड़ा सा हम उपराष्ट्रपति का भी उल्लेख करेंगे। अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, खास करके क्योंकि वह संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसमें निहित होती हैं, लेकिन चूंकि इस भारत में संसदीय व्यवस्था है तो उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री करता है। जो राष्ट्राध्यक्ष है वो नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रपति की अनेक शक्तियां हैं जिसका वर्णन हम करेंगे, और विभिन्न कंपटीशनों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उस आर्टिकल का उल्लेख हम जरूर करेंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे अनुच्छेद 72 है जो राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति है, क्षमा प्रदान करने की शक्ति है, आर्टिकल 72। इसमें राष्ट्रपति किसी को क्षमा प्रदान कर सकता है, मृत्युदंड में क्षमा कर सकता है, किसी भी अपराध में उसके दंड को क्षमा कर सकता है, विराम या परिहार कर सकता है या लघुकरण कर सकता है। उम्र कैद का है तो 2 साल 10 साल की सज़ा दे सकता है, फांसी का है तो उम्र कैद में बदल सकता है या बिल्कुल क्षमा कर सकता है। ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, क्षमादान की शक्ति है। यहाँ थोड़ा सा हम और उल्लेख करेंगे। जब राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 72 है, लेकिन जब राज्यों की बात करेंगे हम और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति बात करेंगे तो अनुच्छेद 161 हो जाएगा। ये भी साथ में ध्यान में रखिएगा। अक्सर हम कंपैरिजन में याद रखते हैं तो हमको वो तथ्य जो है हमारे स्मरण में बना रहता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति में और राज्यपालों के क्षमादान की शक्ति में। इसको आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सेना के न्यायालय द्वारा ही कोई दंड दिया गया है, उसको भी क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है उसके जो क्षमादान की शक्ति है, जैसे मृत्युदंड कोई दिया गया है तो उसको क्षमादान नहीं कर सकता है राज्यपाल, या सेना न्यायालय द्वारा कोई दंडित किया गया है तो उसको भी राज्यपाल क्षमादान नहीं कर सकता है। यानी कि
मृत्युदंड और सेना न्यायालय द्वारा दिया गया दंड को छोड़कर राज्यपाल की शक्तियाँ, जो क्षमादान की शक्ति है, वो राष्ट्रपति के समान है। ये दो चीज़ों को छोड़कर राज्यपाल भी किसी के सज़ा को कम कर सकता है, उसको परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, छोटा कर सकता है। 10 साल का सज़ा है तो उसको 5 साल कर सकता है, 2 साल कर सकता है, या बरी कर सकता है। लेकिन यदि किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो फिर उसको वो कम नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 111 जो किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है, किसी भी पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन को छोड़कर किसी भी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पास किया जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकती है। लेकिन अगर वो विधेयक संविधान संशोधन होगा तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 123 जो BSNL का डायल नंबर है उससे याद रखिएगा। जब कभी राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति की बात की जाए तो वो अनुच्छेद 123 है। 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और जो एक बार अध्यादेश, कोई नियम कानून जो संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी कानून की देश को, समाज के, राष्ट्र को नितांत आवश्यकता हो, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा किसी भी कानून को तुरंत लागू कर सकता है, जिसकी अवधि लगभग 6 महीने 6 सप्ताह, यानी कि कम से कम 7.5 माह, इसको याद रखिएगा, उसकी समय सीमा होती है और उसके अंदर उसको संसद के दोनों सदनों में पारित करना होता है, नहीं तो वह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये राष्ट्रपति की एक अनन्य शक्ति है। जो संसद का सत्र न भी चल रहा हो, किसी नियम कानून को बनाना हो, तुरंत अध्यादेश जारी कर सकता है वो। ठीक, और अंत में बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 352, 356 और 360 में जिसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352 है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। अभी जो सशस्त्र विद्रोह है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है उसको जोड़ा गया है। ठीक है, उसके पहले वहाँ शब्द था आंतरिक अशांति। उस आंतरिक अशांति को हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसको कहा गया कि सशस्त्र विद्रोह, इसको याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 52 का प्रयोग राष्ट्रपति कब करेगा? जब युद्ध हो या कोई बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकता है। 2-3 चीज़ें और जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधित किया गया है उसको भी आप जानते रहिएगा। इसमें 44वें संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। इसके साथ साथ ये जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति तब तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि मंत्रिमंडल उसको लिखित रूप में जो है ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देगा, लिखित रूप में। और जो सशस्त्र विद्रोह है, पहले ये 352 का प्रयोग होता था तो पूरे भारत में इसको लागू कर दिया जाता था। तो उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है कि अब भारत के किसी एक भाग में भी, एक क्षेत्र में भी अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है। बाकी देश में स्थिति सामान्य रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग जैसे ही होता है तो उस समय जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, वो स्वतः निरस्त हो जाते हैं, स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 54 जो है, 354 जो है, वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। यदि किसी राज्य में सरकारी मशीनरी जो संवैधानिक नियमों कानूनों के अनुरूप न चल रहा हो और वहाँ के राज्यपाल ये सिफारिश करें या केंद्र को ऐसा आभास हो कि किसी भी राज्य में संविधान के नियमों का पालन नहीं हो रहा, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कर सकते हैं। और ये 6 महीने, 1 वर्ष, 3 वर्ष तक हो सकता है। संसद के दोनों सदनों में उसे पारित किया जाता है। और अंतिम है अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपात की व्यवस्था को इंडिकेट करता है। और वित्तीय आपात जो है वो मैक्सिमम 2 महीने के लिए होता है और फिर इसके अंदर ही वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। अभी तक भारत में कभी वित्तीय आपात की स्थिति नहीं आई है, न कभी लागू हुआ है वित्तीय आपात की स्थिति। 352 का प्रयोग भारत में 3 बार हुआ, एक भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, एक भारत चीन युद्ध के समय और एक 77 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, 75-77 के बीच में, जो राष्ट्रपति शासन मुख्य रूप से 3 है। वैसे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन बहुत शार्ट में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है और आपको उसको विस्तार से पढ़िएगा। कुछ फैक्ट है जो राष्ट्रपतियों से है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। वह कौन राष्ट्रपति है जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो नीलम सज्जियो रेड्डी थी, इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, इसको भी याद रखिएगा। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर KR नारायणन, इसको याद रखिएगा। प्रथम महिला श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, इसको भी याद रखिएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इसको याद रखिएगा। और बहुत सारे फैक्ट हैं जो राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं। तो संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान राष्ट्रपति है वो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको विस्तार से पढ़िएगा और हमारी द्वारा बताए गए बिंदुओं को जरूर पढ़िएगा। फिर हम किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।